नमस्कार। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली विश्वविद्यालय में गुरुवार 19 सितंबर 2024 को जनसत्ता के संस्थापक संपादक प्रभाष जोशी की पुस्तक विनोबा दर्शन विनोबा के साथ 39 दिन पर परिचर्चा में हमारे साथ मुख्य वक्ता श्री राम बहादुर राय, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के अध्यक्ष हैं, वह शामिल थे। कार्यक्रम के बाद डीएसजे के मानद निदेशक प्रोफेसर जयप्रकाश दुबे के साथ उन्होंने कुछ खास बातचीत साझा की। आइए देखते हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का नया सत्र प्रारंभ हो रहा है। नए छात्रों को प्रवेश के बाद मैं बधाई देता हूं। और अच्छी बात ये हुई कि आज बहुत नामी पत्रकार प्रभाष जोशी जी की लिखी हुई, रिपोर्टिंग की हुई एक किताब जिसका नाम है विनोबा दर्शन, विनोबा जी के साथ इंदौर में 39 दिन, उस पर यहाँ चर्चा हुई। और जिस मनोयोग से यहाँ के छात्रों ने, जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों शामिल हैं, उस सुना, परिचर्चा अच्छी रही। इस दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के निदेशक डॉक्टर जीपी दुबे जी ने यह अवसर हम लोगों को दिया। प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी, श्री मनोज मिश्र इसमें शामिल हुए। ये एक ऐसा अवसर है जिस पर चर्चा के बाद पत्रकारों को अपनी पढ़ाई में एक नई दृष्टि मिलेगी। रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए, कोई लेख लिखना हो, फीचर लिखना हो तो कैसे करना चाहिए, और कैसे रिपोर्टिंग करते हुए जो पत्रकार है वो साक्षी भाव रखे। मैं आपको एक थोड़ा मजाक का प्रसंग है लेकिन बताना चाहता हूँ। एक राजनीतिक नेता थे, हमारे मित्र थे और बड़ा नाम था उनका, आज नहीं है वो इस दुनिया में। उनसे जब बातचीत होती थी तो कहते थे कि ये राजनीति की समझ हिंदी पत्रकारों को ज़्यादा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हिंदी पत्रकार स्वयं राजनीति करने लगते हैं। मतलब ये कि अंग्रेजी के जो पत्रकार हैं वो ठीक से रिपोर्टिंग करते हैं, राजनीति की समझ थोड़ी बहुत उनकी कम रहती है, परंतु राजनीति नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी पत्रकारों से हिंदी पत्रकारों को ये सीखना चाहिए। और यही बात वो दरअसल अपनी बातचीत में बार बार अंडरलाइन करते थे। लेकिन जिस पुस्तक के बारे में हमने चर्चा की, उसके लेखक पत्रकार, तो उसी से उनकी पत्रकारिता शुरू होती है। हमको ये जानना चाहिए कि प्रभाष जोशी किन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों की देन थी। हमें यह याद रखना चाहिए कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो चाहे पढ़ा हो, बेपढ़ा हो, गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, गरीब हो या अमीर हो, सबका एक सपना था। और वो सपना कोई 1947 में पैदा नहीं हुआ। वो सपना कम से कम मैं ये कहूँगा कि 1765 में पैदा हुआ। 1765-64 वो साल है जब भारत के लोगों को लगा कि अंग्रेज़ों से हमको मुक्त होना चाहिए। अगर आप 1765 से लेकर के और 1857 तक के एक कालखंड को देखें तो
त्रिपुरा, मिजोरम, चटगांव से लेकर के और अफगानिस्तान तक हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ छोटे छोटी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। बिल्कुल। हमारे इतिहासकारों ने इन लड़ाइयों को बहुत ज़्यादा ठीक से वर्णन नहीं किया है। अब नए इतिहासकार इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और कुछ चीज़ें आ रही हैं। जैसे अभी तुरंत हमारे ध्यान में आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कितने लोगों को मालूम है कि 1799 में बनारस में एक जगत सिंह हुए थे, जिनके नेतृत्व में पहली 1857 तो बाद की पहले की घटना 1800 बनारस में 6 महीने 7 महीने की लंबी लड़ाई अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ी गई। और इसलिए लड़ी गई क्योंकि लखनऊ के नवाब वजीर अली को हटा दिया था कंपनी ने। वो जगत सिंह के पास पहुंचे और जगत सिंह ने आसपास के लोगों से इकट्ठा किया, यानी किसी से दूसरे से मदद नहीं ली, आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, लंबी फौज बनाई, लड़ाई लड़ी। तो मुझे ये लगता है कि ये 1947 का जो सपना है वो लंबे संघर्ष के बाद पैदा हुआ था और इसलिए वो सपना था कि एक हम नया भारत बनाएंगे। उसी नए भारत के बनाने के में जो लोग प्रेरित हुए उसमें एक प्रभाष जोशी जी थे। पढ़ाई छोड़ करके, पढ़ाई इसलिए उन्होंने छोड़ी क्योंकि उनके जो अध्यापक थे वो बच्चों को गांव ले जाते थे और गांव में वो कैसा भारत बन रहा है दिखाते थे। तो उन्होंने कहा कि अब पढ़ाई हमारी बहुत हो गई, हम गाँव में जाएंगे। मैं उस गांव में गया हूँ, सुनवानी महाकाल उस गांव का नाम है, जो छिपरा नदी के किनारे है। और आज भी उस गांव के लोग याद करते हैं कि प्रभाष जी अपने हाथ से आटा की चक्की चला करके आटा बनाते थे, गांव की बुहारी सफाई करते थे। वहाँ के लड़कों को साफ सुथरा रखने के लिए छिपरा में ले जाते थे, नहलाते थे, फिर स्कूल उनका क्लास लेते थे। जी। और ये 5 साल किया। राजीव रंजन गिरी जी ने जो कहा कि उन्होंने इतना अध्ययन कर लिया था, उन्हीं 5 सालों में, बाद में हमको प्रभाष जी बताते थे, अंग्रेजी साहित्य जितना उपलब्ध था वो सब पढ़ा था उन्होंने। और उनकी याददाश्त गजब की थी। वही मैं बता करके अपनी बात पूरी करूंगा। एक बार हम लोग राजकमल प्रकाशन में बैठे हुए थे, हमारी किताब पर कोई उसको छपने की बात चल रही थी। अचानक प्रभाष जी को हरिवंश राय बच्चन याद आए, तो उन्होंने कहा कि मधुशाला ले आओ। अब देखिए, कभी 60 दशक में इंदौर आते जाते, इंदौर के सड़कों पर आते जाते उन्होंने हरिवंश राय बच्चन को मधुशाला गाते हुए सुना और उनको पूरा कंठस्थ था। उस दिन उन्होंने, हम लोग मधुशाला पलट रहे थे और प्रभाष जी उसको सुना रहे थे। क्या बात है। अपना कंठस्थ सुना रहे थे, कहीं एक शब्द का कोई इधर उधर दोष नहीं निकला। तो ऐसे प्रभाष जी की लिखी हुई पुस्तक की यहाँ चर्चा हुई। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म ऐसे ही नए प्रयोग करता रहे। मैं ये इन्हीं शब्दों के साथ, चूँकि इस संस्थान से मेरा संबंध रहा है जी, मैं वही पूछना चाहता था। मैं चाहता हूं कि ये बुलंदी पर पहुंचे। मेरा सवाल यही था कि जब मैं बाकी 2 वक्ताओं को, मनोज जी को और राजीव जी को बुलाऊं, उसके पहले एक छोटा सा प्रश्न मेरा यही था कि आपने 2017 में इस संस्थान के निर्माण की प्रक्रिया में एक अहम भूमिका अदा की थी। एक साधारण सा प्रयोग जो कई बार यहाँ फेल हो चुका था, 3-4 बार ऐसा प्रयोग फेल हो चुका था। मुझे भी बहुत संशय था क्योंकि मैंने भी उसे फेल होते हुए देखा था, लेकिन जो आपने उस समय एक अपना वजन रख करके इसको आगे बढ़ने में मदद की, कैसे देखते हैं आपकी ये 7 वर्षों में, क्योंकि इसके विद्यार्थी भी आपसे मिलते हैं
और बाहरी दुनिया से आपका संपर्क है, आप सबको जानते हैं। कैसा लग रहा है कि ये किस दिशा में इसको और जाना चाहिए, कैसा मूवमेंट चल रहा है इसका? ये लंबा विवरण हो जाएगा, थोड़े में मैं कहूँगा कि उस समय के कुलपति डॉक्टर योगेश त्यागी के मैं पीछे पड़ा था जी। कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म आपको बनाना चाहिए। और पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि मैं जानता था, और आज भी कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है, कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कॉलेजों में जो पत्रकारिता की पढ़ाई होती है वो पत्रकारिता के नाम पर छल है। इसलिए हम चाहते थे कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कॉलेजों में भी पत्रकारिता की पढ़ाई ठीक हो, और वो ठीक होगी जब दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म बनेगा। इसके लिए वो तैयार हुए। पाठ्यक्रम बनाने में उन्होंने यहाँ के एकेडमिक्स के लोगों की बड़ी मदद ली, खुद कुलपति ने रुचि ली, और हिंदू या उस समय पत्रकारिता के जितने बड़े संस्थान थे उन संस्थानों से उस समय के कुलपति ने संपर्क किया जी। एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई जी। और उसमें अच्छे लोग थे जी। ए सूर्य प्रकाश थे, बहुत लोग थे। आप उसके चेयरमैन रहे और पूरे साल। उस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग वगैरह भी होती थी। एक बात मैं कह करके ये अध्याय बंद करूंगा जी। कि जब पाठ्यक्रम बन करके आया तो मैंने देखा कि उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। हमने कुछ सुझाया, कुछ जुड़ा भी होगा, सुधरा भी होगा। दूसरी बात जो मुझे मालूम हुई कि केवल 60 सीट होगी और अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाई होगी। जी। जी। तो मैंने वीसी को कहा कि ये बाइलिंगुअल होनी चाहिए। ये अगर आपको 60 ही सीट रखनी है तो 30 हिंदी की रखिए, 30 अंग्रेजी की रखिए। जी। जी। और आप नहीं रखेंगे तो इससे मेरा कोई संबंध नहीं, धमकाया भी मैंने। बिल्कुल ठीक। और उन्होंने कहा कि नहीं, आप बताइए क्या करना है। मैंने कहा कि 60 हिंदी रखिए, 60 अंग्रेजी रखिए। उनके कार्यकाल में ये इसकी नींव पड़ी। जी। आज के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर योगेश सिंह, जब आए उन्होंने जिम्मेदारी संभाली कुलपति की, जी। तो मैं समय लेकर उनके पास गया। जी। जी। और उनसे मैंने कहा कि देखिए, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म इस मकसद से, मैंने बताया उनको पूरी कहानी जी। और कहा कि इस मकसद से ये शुरू किया गया, जिस मकसद से ये शुरू किया गया था उसमें अड़चने आ रही हैं। तो आपने विश्वविद्यालय संभाला है, मेरी आपको सलाह है कि मुझे आप साफ साफ बताइए, आप चलाएंगे, अगर ठीक से चलाएंगे तो चलाइए, नहीं तो मैं कहूँगा कि इसको बंद कर दिए। तो मैं इस वाइस चांसलर के बारे में कहूँ, कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने मुझसे तत्क्षण कहा कि हम इसको चलाएंगे और अच्छे से चलाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि इनके कार्यकाल में ये अच्छे से चल रहा है जी। और अपनी विद्यार्थियों को कोई शिकायत नहीं होगी जी। छात्रों को जो सुविधाएं चाहिए पढ़ाई के लिए, लैब चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, फील्ड में जाने का अवसर चाहिए, वो सब उपलब्ध होगा। और मैंने ये सुना है कि अब आपके पास पैसा भी ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए उसको विद्यार्थियों पर खर्च करिए। जी। होता है जी। हाँ, होता है, मुझे मालूम है। हाँ जी, ये होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।